धूल, पसीने और घनी हरियाली की मिली जुली गंध प्रशिक्षण क्षेत्र में फैली हुई थी। भारतीय नौसेना के मार्कोस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो का संयुक्त अभ्यास अपनी पूरी गर्मी के साथ तनावपूर्ण जोलीगंध प्रशिक्षण के मार्कोस के समजाक प्रशिक्षण जीएनएन माहौल में चल रहा था। देश के सर्वश्रेष्ठ सैनिक इकट्ठे हुए थे, लेकिन हवा में एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा और एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था। विशेष रूप से एक व्यक्ति इस तनाव के केंद्र में था, मार्कोस की कर्णचियन प्रशिक्षक कैप्टन मीरा सिंह। वह एक महिला थी, लेकिन प्रशिक्षण के मैदान में कोई भी उनके साथ एक महिला की तरह व्यवहार नहीं करता था। उनकी लंबी कद, काठी, मजबूत शरीर, धूप से कांसे हुई त्वचा और बर्फीली नीली आंखें उनके युद्ध के अनुभवों का वजन बयां करती थी। उनकी हर हरकत सटीक और संक्षिप्त थी और उनके आदेश किसी तेज चाकू की धार की तरह थे। उन्होंने अपनी योग्यता से अपनी स्थिति साबित की थी और यह आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार के रूप में प्रकट होता था। कैप्टन सिंह की नजर में भारतीय सेना, विशेष रूप से एनएसजी के कमांडो, कहीं ना कहीं असंतोषजनक थे। वे शांत थे और शायद ही कभी अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। प्रशिक्षण के दौरान भी वे आवश्यकता से अधिक बात नहीं करते थे, बस चुपचाप अपने मिशन को पूरा करते थे। मीरा के दृष्टिकोण से यह जोश की कमी या अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक था। वह मार्कोस की संस्कृति की आदी थी, जो ब्रुयांट, कठोर और निरंतर एक दूसरे को चुनौती देकर कौशल को निखारती थी। उनकी नजर में एनएसजी की चुप्पी निराशाजनक होने से परे मेप्रिस का विषय बनती जा रही थी, और यह मेप्रिस भरी नजर विशेष रूप से एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी, मेजर विक्रम राठौड़, एनएसजी के कर्णचियन प्रशिक्षक। वह अन्य कमांडो से भी अधिक शांत थे और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करते थे। साधारण कद, काठी, न तो तेज और न ही डरावने, बस एक धुंधली सी छाप वाले व्यक्ति। लेकिन उनके शरीर से एक अजीब शांति के साथ साथ एक अस्थिर ऊर्जा भी महसूस होती थी, जैसे कोई विस्फोटक जो कभी भी फट सकता है। मीरा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और इसे केवल एशियाई लोगों की विनम्रता और संकोच मान लिया। घटना शूटिंग और कर्णचियन प्रशिक्षण के बाद एक छोटे से ब्रेक के दौरान हुई। कैप्टन सिंह अपने दस्ते के साथ जोर जोर से हंस रही थी और एनएसजी के खेमे की ओर देख रही थी। उनके दस्ते के सदस्य भी अपने प्रशिक्षक की नजर का अनुसरण करते हुए एनएसजी कमांडो को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। तभी मीरा ने अपने हाथ में पकड़े प्रशिक्षण चाकू को हवा में उछाला और पकड़ते हुए अपनी जगह से उठी। उनकी नजरें सीधे विक्रम राठौड़ पर थी। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर चुपचाप अपनी बंदूक की सफाई कर रहे थे। सुनो वहां एनएसजी वाले, मीरा की आवाज पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र में गूंज गई। सारा शोर जैसे थम सा गया। विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी आंखें गहरी और शांत थीं। उनके अंदर क्या चल रहा था यह पढ़ना असंभव था। तुम भी एक प्रशिक्षक हो, है ना? लेकिन तुम्हारा प्रशिक्षण का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत शांत, बहुत उबाऊ, जैसे बच्चों का खेल हो। उनके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। यह एक स्पष्ट उकसावा था। आसपास के मार्कोस कमांडो ने सीटियां बजाकर और शोर मचाकर माहौल को और गर्मा दिया। एनएसजी कमांडो के चेहरे सख्त हो गए। चलो, हमारे तरीके से एक मजेदार खेल खेलते हैं। तुम मेरे साथ मुकाबला क्यों नहीं करते इस प्रशिक्षण चाकू से? अगर तुम मुझे पहले छुरा घूमकर हरा देते हो तो मैं तुम्हें एक रात दूंगी। अगर तुम चाहो तो पूरे सप्ताहांत के लिए मैं अपनी हर चीज तुम्हें सौंप दूंगी। उनके शब्द अश्लील और अपमानजनक थे। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, वह विक्रम राठौड़ के माध्यम से पूरे एनएसजी के गौरव को कुचल रही थी। इसमें यह संदेश छिपा था कि तुम जैसे शांत एशियाई सैनिक एक महिला को भी नहीं हरा सकते। मार्कोस कमांडो अब खुलकर हंसने लगे। वे मीरा की क्षमताओं को अच्छी तरह जानते थे। कई पुरुष कमांडो उनके साथ मुकाबले में बुरी तरह हार चुके थे। वह सिर्फ एक प्रशिक्षक नहीं थी, वह एक जीती जागती किंवदंती थी, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अनगिनत दुश्मनों को कर्णचियन में हराया था। विक्रम बिना कुछ कहे उन्हें देखते रहे। उनकी चुप्पी जितनी लंबी होती गई, मार्कोस कमांडो की हंसी उतनी ही तेज होती गई। मीरा ने कंधे उचकाए और चाकू को एक बार फिर हवा में उछाला। डर गए? खैर, हो सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर तुम हार गए तो बाकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा और हर सुबह तुम्हें मेरे कॉम्बैट बूट्स को इतना साफ करना होगा कि मैं उनमें अपना चेहरा देख सकूं, और मेरी बंदूक को भी पूरी तरह से तैयार रखना होगा। कैसा लगा? क्या यह करने लायक नहीं है? यह सिर्फ एक सैनिक के गौरव को ठेस पहुंचाने से कहीं बढ़कर एक इंसान की गरिमा को खत्म करने का एक क्रूर प्रस्ताव था। एनएसजी कमांडो में से एक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और खड़ा हो गया, लेकिन विक्रम ने चुपचाप हाथ उठाकर उसे रोक दिया और फिर वह बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से उठे।
उनके हाथ में वह कपड़ा था जिससे वह अपनी बंदूक साफ कर रहे थे। उन्होंने उस कपड़े से अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछा और उसे करीने से मोड़कर अपने बैग पर रख दिया। यह पूरी प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से शांत और प्रो के ये बीराबी का आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी, जैसे कोई पवित्र अनुष्ठान कर रहा हो। अंत में उन्होंने अपना मुंह खोला। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन अजीब तरह से पूरे शोरगुल वाले प्रशिक्षण क्षेत्र में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। एक पल के लिए मार्कोस की हौंसी थोड़ी कम हो गई। यह एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया थी। उन्होंने सोचा था कि वह गाली देगा, गुस्सा करेगा या शायद दुम दबाकर भाग जाएगा, लेकिन उसका जवाब बहुत शांत था। मीरा एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर फिर से वही तिरस्कारपूर्ण मुस्कान लौट आई। बहादुर हो या बेवकूफ, खैर मुझे पसंद आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े प्रशिक्षण चाकू को विक्रम के पैरों के पास फेंक दिया और फिर उन्होंने अपनी कमर से भी वैसा ही एक और प्रशिक्षण चाकू निकाला। ब्लेड पर लाल स्याही लगी हुई थी ताकि अगर किसी को छुरा लगता है तो उसकी वर्दी पर एक स्पष्ट निशान बन जाए। नियम सरल हैं। जो पहले दूसरे के धड़ पर एक वैध हमला करेगा वह जीत जाएगा। कोई समर्पण नहीं होगा, केवल परिणाम ही बोलेगा। विक्रम ने झुककर अपने पैरों के पास पड़े चाकू को उठाया। उन्होंने चाकू पकड़कर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आसपास का सारा शोर उनके दिमाग से गायब हो गया। केवल वह, उनके सामने का दुश्मन और उनके हाथ में चाकू का ठंडा एहसास बचा था। मार्कोस कमांडो अभी भी सीटियां बजा रहे थे। उन्हें यकीन था कि उनकी प्रशिक्षक एक तरफा जीत हासिल करेंगी। वे नहीं जानते थे कि जो आदमी उनके सामने चुपचाप अपनी सांसें साध रहा है वह कौन है। भारत के विशेष बलों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले एनएसजी और उनमें भी कर्णचियन और युद्ध कला के प्रमुख प्रशिक्षक। वे नहीं जानते थे कि अनगिनत वास्तविक मिशनों और गुप्त ऑपरेशनों में कितने दुश्मन उसके हाथों मारे गए हैं और उसकी चुप्पी कितनी भयानक है। वे जल्द ही जान जाएंगे कि एक शांत ज्वालामुखी जो अपने अंदर उबलते लावा को छुपाए हुए है कितना भयानक हो सकता है। जब विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उनकी नजरें पहले से बिल्कुल अलग थीं। उनकी अथाह गहरी आंखों में एक ठंडी और तेज धार वाली चमक थी। विक्रम के शर्त स्वीकार करने के फैसले से प्रशिक्षण क्षेत्र की हवा और भी तनावपूर्ण हो गई। एनएसजी कमांडो चुपचाप सख्त चेहरों के साथ उसे देख रहे थे। किसी को भी उसकी क्षमताओं पर संदेह नहीं था, लेकिन मीरा द्वारा रखी गई अपमानजनक शर्त का वजन उनके कंधों पर भारी पड़ रहा था। वे उस अभिमानी मार्कोस अधिकारी की नाक नीची होते देखना चाहते थे, लेकिन साथ ही हार की स्थिति में होने वाले अपमान का डर भी उन्हें सता रहा था। दूसरी ओर मार्कोस के लिए यह किसी त्योहार जैसा था। वे एक गोलाकार घेरा बनाकर खड़े हो गए ताकि दोनों को मुकाबला करने के लिए जगह मिल सके और सीटियां और जयकारे लगाते हुए मीरा का नाम पुकारने लगे। उनके लिए यह एक दिलचस्प तमाशा था जिसका परिणाम स्पष्ट था। विक्रम ने आसपास के शोर की परवाह किए बिना धीरे धीरे अपने शरीर को गर्म करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें बड़ी नहीं थीं। उसने बस धीरे से अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाया और अपनी कलाई और टखनों को धीरे से घुमाया। लेकिन इन छोटी और सधी हुई हरकतों में वर्षों के अभ्यास से प्राप्त एक विशेषज्ञ का स्वभाव झलक रहा था। जैसे पानी बहता है, स्वाभाविक और बिना किसी अनावश्यक बल के। उसने प्रशिक्षण चाकू पकड़े हुए अपने हाथ की संवेदना पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। हैंडल की खुरदरी बनावट, उसका वजन संतुलन और ब्लेड की लंबाई तक। वह अपने व्यक्तिगत अनुष्ठान के माध्यम से चाकू को अपने शरीर का एक हिस्सा बना रहा था, जिसे वह हमेशा एक नया हथियार उठाते समय करता था। दूसरी ओर मीरा आत्मविश्वास से अपनी बाहें बांधे अपने प्रतिद्वंदी को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी तिरस्कार की भावना थी। विक्रम की शांत हरकतें उसे मुकाबले से पहले की घबराहट का संकेत लग रही थी। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसने कई युद्ध क्षेत्रों में जीवन और मृत्यु की सीमा को पार किया था और मार्कोस में सर्वश्रेष्ठ कर्णचियन विशेषज्ञों में से एक के रूप में पहचानी जाती थी। उसे कोई संदेह नहीं था कि वह ताकत, गति और तकनीक हर मामले में उस छोटे कद के एशियाई पुरुष पर हावी हो जाएगी। वह इस निरर्थक मुकाबले को जल्दी से खत्म करना चाहती थी और हारने वाले के चेहरे पर अपमान की भावना का आनंद लेना चाहती थी। तैयार हो छोटे लड़के? मीरा ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। विक्रम ने वार्म अप बंद कर दिया और सीधे उसे घूरने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी शांत आंखों से वह उसके अस्तित्व को भेद रहा था। उस निगाह से मीरा को एक पल के लिए असहज महसूस हुआ, जैसे कि उसका सब कुछ उजागर हो गया हो। उसने इस भावना को दूर करने के लिए जोर से हंसते हुए अपनी मुद्रा बदली। ठीक है, तो शुरू करें। देखते हैं तुम्हारी यह शानदार चुप्पी कितनी देर तक चलती है। मीरा ने मार्कोस में सिखाई जाने वाली मानक नाइफ फाइटिंग मुद्रा अपनाई। बायां पैर आगे, दाहिने हाथ में चाकू उल्टा पकड़ा हुआ और बायां हाथ रक्षा और बचाव के लिए आगे बढ़ा हुआ।
ये एक ऐसी मुद्रा थी जिसमें आक्रामकता और स्थिरता दोनों थी, जो किसी भी समय प्रतिद्वंद्वी पर विस्फोटक रूप से हमला करने के लिए तैयार थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तन गईं और उसकी आंखें शिकार की तलाश में एक शिकारी की तरह चमक उठी। लेकिन विक्रम की मुद्रा अजीब थी। उसने अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा अधिक खोलकर अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे करते हुए लगभग एक स्थिर स्थिति में खड़ा था। चाकू वाला दाहिना हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी कमर के पास नीचे था और बायां हाथ भी बिना किसी रक्षात्मक मुद्रा के आराम से नीचे की ओर था। वह लगभग असुरक्षित लग रहा था। मार्कोस के बीच से हौंसी की आवाजें आईं। ऐसी मुद्रा में मीरा के हमले को रोकना असंभव था। यह किसी ऐसे व्यक्ति की मुद्रा लग रही थी जिसने लड़ाई छोड़ दी हो। लेकिन मीरा ने जल्दबाजी में कोई हरकत नहीं की। वह कई वास्तविक लड़ाइयों का अनुभव कर चुकी एक अनुभवी थी। वह सहज रूप से जानती थी कि प्रतिद्वंद्वी की मुद्रा कितनी भी लापरवाह क्यों न लगे, उसके पीछे कोई छिपा हुआ इरादा हो सकता है। उसने विक्रम के चारों ओर धीरे धीरे घेरे में घूमना शुरू कर दिया, उसकी कमजोरियों को खोजने और उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए। लेकिन विक्रम ने बस उसकी हरकतों के अनुसार अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा घुमाया। उसके पैर ऐसे स्थिर थे जैसे जमीन में जड़ें जमा ली हों। उसकी निगाहें बिना हिले मीरा की आंखों पर टिकी थीं। एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। जयकारे लगाने वाले मार्कोस भी चुप हो गए और अपनी सांसें रोक ली। प्रशिक्षण क्षेत्र में केवल दोनों की भारी सांसों और हवा की आवाज गूंज रही थी। सन्नाटे को सबसे पहले मीरा ने तोड़ा। उसने फैसला किया कि और खोजबीन व्यर्थ है। उसका शरीर एक पल में एक स्प्रिंग की तरह उछला और उसने विक्रम के पेट की ओर चाकू घोंप दिया। यह एक बिजली की तेजी वाला हमला था जिसे मानवीय आंखों से देखना मुश्किल था। मार्कोस जीत के प्रति आश्वस्त होकर जयकारे लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विक्रम वहां नहीं था। मीरा के चाकू की नोक उसकी वर्दी को छूने से ठीक पहले उसका शरीर एक कागज की मोटाई के अंतर से बगल में खिसक गया था। यह इतनी सूक्ष्म और सहज हरकत थी कि ऐसा लगा जैसे वो शुरू से ही वहां नहीं था। उसने हमले से बचते हुए मीरा की हमलावर भुजा की ओर कदम बढ़ाया। दोनों के बीच की दूरी एक पल में कम हो गई। मीरा को आश्चर्य के साथ साथ अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी ने उसकी हमले की गति को पूरी तरह से पढ़ा लिया था और न्यूनतम हरकत के साथ उससे बच निकला था। यह संयोग से संभव नहीं था। कम हुई दूरी में मीरा ने तुरंत अगली कार्रवाई की। उसने चाकू वाले दाहिने हाथ को वापस खींचते हुए अपनी कोहनी से विक्रम के चेहरे पर वार करने की कोशिश की। यह कर्णचीन में एक अत्यंत उपयोगी और विनाशकारी तकनीक थी, लेकिन उसकी कोहनी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले विक्रम के बाएं हाथ ने धीरे से उसकी कोहनी के अंदरूनी हिस्से को पकड़ लिया और फिर एक अविश्वसनीय रूप से छोटी हरकत के साथ उसने उसकी ताकत की दिशा को बगल में मोड़ दिया। मीरा ने महसूस किया कि उसका पूरी ताकत से किया गया हमला हवा में चला गया और एक पल के लिए उसने अपना संतुलन खो दिया। लड़खड़ाते हुए उसकी नजर विक्रम के चाकू की नोक पर पड़ी, जो अब उसकी बगल की ओर आ रही थी। लाल स्याही लगी चाकू की नोक धीमी गति में, लेकिन एक अदम्य गति से आ रही थी। यह एक अजीब एहसास था, जैसे समय का प्रवाह विकृत हो गया। मीरा ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। हार की आशंका उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। उसने सहज रूप से अपनी कमर को पीछे की ओर मोड़कर हमले से बचने की कोशिश की। एक बाल के अंतर से विक्रम के चाकू की नोक उसकी वर्दी की बगल को छूते हुए निकल गई। वर्दी पर एक हल्की लाल रेखा खिंच गई, लेकिन इसे एक वैध हिट मानने के लिए यह बहुत कम था। लेकिन मीरा की पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। अभी अभी का मुकाबला सिर्फ एक खोजबीन नहीं था। उसने उसके हमले का पूरी तरह से अनुमान लगाया था, सिर्फ ही उसकी ताकत के प्रवाह का उल्टा इस्तेमाल किया था और एक घातक जवाबी हमला किया था। यह सब पलक झपकते ही हो गया। यह किसी भी दुश्मन से अलग था जिसका उसने अब तक सामना किया था। मीरा ने जल्दी से अपनी मुद्रा ठीक की और विक्रम से दूरी बना ली। उसके चेहरे से अभिमानी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी परकाता रेसर में जल्दी से अपनी मुद्रा ठीक की और विक्रम से दूरी बना ली। जगह अत्यधिक तनाव और घबराहट ने ले ली थी। उसकी नीली आंखें कांप रही थी। आसपास के मार्कोस भी अभी अभी की स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाए थे और भ्रमित भाव से देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि मीरा ने एक जबरदस्त हमला किया था और विक्रम भाग्यशाली था कि वह बच गया। लेकिन मीरा खुद जानती थी, अभी अभी जो हुआ वह भाग्य नहीं था, यह कौशल के भारी अंतर का परिणाम था। तुम कौन हो? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अब उपहास के बजाय सतर्कता थी। विक्रम ने बिना किसी जवाब के फिर से अपनी पहली असुरक्षित लगने वाली मुद्रा अपना ली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एक दर्पण की तरह था जो केवल अपने प्रतिद्वंदी को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसकी शांति मीरा के लिए एक असहनीय दबाव बन गई। यह तथ्य कि वह प्रतिद्वंदी की क्षमताओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, उसे पागल कर रहा था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैं इस तरह के एक एशियाई बंदर से नहीं हार सकती। मैंने में दोती। मीरा ने खुद को डांटते हुए मन ही मन सोचा। उसके स्वाभिमान ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने एक बार फिर हमला करने का फैसला किया।
इस बार यह सिर्फ एक सीधा छुरा नहीं था, यह एक बहुत अधिक जटिल और अप्रत्याशित हमला था जिसमें भ्रामक कदमों और प्रतिद्वंद्वी को धोखा देने वाली हरकतों का मिश्रण था। उसने पहले अपने ऊपरी शरीर को झुकाकर पैरों को निशाना बनाने का नाटक किया और जैसे ही विक्रम की नजर नीचे गई उसने उठकर उसकी गर्दन की ओर चाकू घुमाया। यह गति तकनीक और मनोविज्ञान का एक संयोजन था जो उसके विशेष हमलों में से एक था, लेकिन विक्रम उसके धोखे में नहीं आया। उसने मीरा के कंधे और कूल्हे की सूक्ष्म हरकतों को देखकर पहले ही समझ लिया था कि उसका अंतिम लक्ष्य गर्दन है। उसने अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा पीछे झुकाकर आने वाले ब्लेड से बचा और साथ ही मीरा के आगे बढ़े हुए बाएं पैर को अपने दाहिने पैर से हल्के से फंसा लिया। यह इतनी सटीक टाइमिंग के साथ किया गया था कि मीरा को यह भी पता नहीं चला कि वह किस चीज से फंसी है और उसने अपना संतुलन खो दिया और आगे की ओर गिर पड़ी। मीरा के मुंह से एक चीख निकली। उसने गिरने से बचने के लिए फर्श पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की हरकतें उससे तेज थीं। वह गिरती हुई मीरा के पीछे एक परछाई की तरह आया, एक हाथ से उसकी गर्दन को नियंत्रित किया और दूसरे हाथ में पकड़ा चाकू उसकी पीठ पर ठीक दिल की जगह पर रख दिया। यह एक आदर्श स्थिति थी जहां थोड़ा सा भी दबाव उसकी वर्दी को लाल स्याही से रंग देता। प्रशिक्षण क्षेत्र में पूर्ण सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण पहले तक शोर मचाने वाले मार्कोस सभी अपने मुंह बंद किए, अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी अजय प्रशिक्षक कैप्टन मीरा सिंह केवल 2 चालों में परास्त हो गई थी और वह भी इतनी एकतरफा जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। विक्रम की हरकतों में कोई झिझक या अनावश्यक क्रिया नहीं थी। मीरा को ऐसा लगा जैसे चाकू का ठंडा स्पर्श उसकी पीठ से होकर उसके दिल तक पहुंच रहा है और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी गर्दन दबी होने के कारण सांस लेना भी मुश्किल था और उसके कानों में उसके दिल की धड़कनें गूंज रही थी। शारीरिक दर्द से ज्यादा असहनीय मानसिक आघात और अपमान था। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस प्रतिद्वंद्वी को उसने इतना तुच्छ समझा और मैप्रिसे किया, उसने उसे एक बच्चे की तरह खेला है। विक्रम ने मीरा के कान में धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज में गुस्सा या उपहास नहीं बल्कि एक बर्फीली भावहीन ठंडक थी। तो क्या मैं शर्त जीत गया? यह सवाल मीरा के लिए मौत की सजा की तरह था। वह जवाब नहीं दे सकी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज आ रही है। आसपास की सभी निगाहें उसी पर टिकी थी। सहानुभूति, विस्मय और कुछ एनजी कमांडो की आंखों में तो संतुष्टि का भाव भी था। विक्रम कुछ देर उसी स्थिति में रहा, फिर धीरे से मीरा को छोड़कर पीछे हट गया। उसने हाथ में पकड़ा चाकू जमीन पर रख दिया और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वापस उसी पेड़ की छाया की ओर चल दिया जहां वह पहले था। न तो विजेता का कोई जयकार था, न ही पराजित का कोई उपहास। उसके लिए यह बस एक कष्टप्रद घटना को समाप्त करने जैसा था। उसके इस उदासीन रवैये ने मीरा को और भी अधिक अपमानित किया। अगर उसने उसका मजाक उड़ाया होता या उसे ताना मारा होता तो वह शायद अपना गुस्सा निकाल सकती थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे सड़क के किनारे पड़े पत्थर को ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना, उसने उसके अस्तित्व को ही निरर्थक बना दिया। जमीन पर बैठी मीरा कुछ देर तक विक्रम की पीठ को देखती रही। उसका दिमाग भ्रम से भरा था। उसकी मान्यताएं, उसका गौरव और एक सैनिक के रूप में उसने जो कुछ भी बनाया था, सब कुछ हिल गया था। और इस भ्रम के केंद्र में एक तीव्र भावना का बवंडर उठ रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह गुस्सा या अपमान नहीं था, बल्कि एक अज्ञात शक्ति के प्रति एक आदिम भय और श्रद्धा थी। उसे गहराई से एहसास हो रहा था कि वह कितनी अभिमानी और मूर्ख थी। मुकाबले का चरमोत्कर्ष इतनी जल्दी और इतने चौंकाने वाले तरीके से आया। जब विक्रम ने मीरा को उसकी पीठ के पीछे से पूरी तरह से काबू में कर लिया तो समय जैसे थम सा गया था। मार्कोस के जयकारे और सीटियां जो प्रशिक्षण क्षेत्र में गूंज रहे थे, अब एक पुरानी प्रतिध्वनि की तरह लग रहे थे। केवल एकदम घूंटने वाला सन्नाटा दोनों को घेरे हुए था। सबकी निगाहें विक्रम के हाथ में पकड़े प्रशिक्षण चाकू की लाल नोक और उस नोक के निशाने पर मीरा की पीठ पर टिकी थी। विक्रम ने जीत की पुष्टि करने वाली उस मुद्रा को कुछ सेकंड और बनाए रखा। यह कोई अनावश्यक दिखावा या उपहास नहीं था। यह हार स्वीकार करने के लिए समय देने का एक प्रकार का शिष्टाचार था और मुकाबले के अंत को स्पष्ट करने का एक अनुष्ठान था। उसकी ठंडी आंखों में कोई हलचल नहीं थी और उनमें कोई भावना नहीं थी। वह बस एक मशीन की तरह लग रहा था जिसने अपना काम पूरा कर लिया। अंत में उसने मीरा को नियंत्रित करने वाली अपनी भुजाओं को ढीला कर दिया और चुपचाप पीछे हट गया। जैसे ही बल का संतुलन बिगड़ा, मीरा का शरीर एक टूटी हुई कठपुतली की तरह फर्श पर गिर गया। वह धूल भरे मैदान पर घुटनों के बल बैठी हाँफ रही थी। शारीरिक आघात से कहीं ज्यादा मानसिक आघात था। उसने अपनी पूरी तकनीक, ताकत और अनुभव का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक भी वैध वार नहीं कर पाई और पूरी तरह से हार गई, और वह भी कर्णचियन में, जिसमें वह खुद को सबसे बेहतर मानती थी।
यह एक अविश्वसनीय वास्तविकता थी। विक्रम ने जमीन पर बैठी मीरा को एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में विजेता का गर्व या सहानुभूति जैसी कोई भावना नहीं थी। वह बस यह पुष्टि कर रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने अपने हाथ में पकड़े प्रशिक्षण चाकू को लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। धातु और धूल के टकराने की आवाज सन्नाटे में असाधारण रूप से जोर से गूंजी और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह बिना किसी अफसोस के मुड़कर अपनी जगह पर वापस चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए प्रशिक्षण क्षेत्र के सभी सैनिक निशब्द हो गए। विशेष रूप से मार्कोस का सदमा अकथनीय था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने आदर्श और अजय प्रतीक कैप्टन मीरा को इतनी बुरी तरह से ढहते हुए देखा था। उस शांत और छोटे कद के एनएसजी कमांडो के हाथों, जिसे वे छोटा लड़का कहकर ताना मार रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जब उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण हिल गया था। अब वे पहले की तरह एनएसजी का अपमान या उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एक ही मुकाबले में विक्रम ने एनएसजी और भारतीय विशेष बलों की ताकत को उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया था। एनएसजी कमांडो भी उतने ही शांत थे, लेकिन उनकी चुप्पी मार्कोस की चुप्पी से अलग थी। उनके दिलों में कुछ गर्म उबल रहा था। यह एक भारी भावना थी, जिसमें अपमानित गौरव की बहाली की खुशी और अपने साथी द्वारा दिखाए गए जबरदस्त कौशल पर गर्व का मिश्रण था। उनमें से किसी ने भी जयकारे नहीं लगाए या शोर नहीं मचाया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक शांत जीत का आनंद लिया। मुकाबले की जगह पर केवल मीरा अकेली रह गई थी। वह अभी भी घुटनों के बल बैठी थी, अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। उसके कानों में विक्रम के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, तो क्या मैं शर्त जीत गया? यह केवल एक सवाल नहीं था, यह उसके अहंकार का न्याय था और यह घोषणा थी कि उसने जो अपमानजनक शर्त रखी थी उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। एक रात या पूरे सप्ताहांत के लिए उसे अपना सब कुछ सौंपने का वादा। जब उसने पहली बार यह कहा था तो उसने सोचा था कि यह केवल प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ाने का एक साधन है जो कभी नहीं होगा, लेकिन अब यह एक अपरिहार्य वास्तविकता बन गई थी जो उसका गला घूंट रही थी। उसके दस्ते का एक सदस्य सावधानी से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कैप्टन, आप ठीक हैं? मीरा ने उस हाथ को झटक दिया। दूर हटो, कोई मुझसे बात ना करे। उसकी आवाज गुस्से और शर्म से कांप रही थी। वह अपने अधीनस्थों के सामने यह कमजोर पक्ष नहीं दिखाना चाहती थी। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए उठी। उसके पैरों में जान नहीं थी और वह कई बार डगमगाई। उसने दांत भींचकर सीधे खड़े होने की कोशिश की और उस दिशा में घूरा जहां विक्रम गायब हो गया था। वह अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। उसे हार माननी पड़ी और उसे शर्त की कीमत चुकानी पड़ी। एक सैनिक के लिए एक वादा, विशेष रूप से जीवन और सम्मान की बाजी लगाकर किया गया वादा, हर हाल में निभाया जाना चाहिए। लेकिन वह इस अपमान को कैसे सहेगी, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या उसे उसके पास जाकर घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए या वादे के अनुसार खुद को उसके हवाले कर देना चाहिए? उसका दिमाग जटिल विचारों से फटने वाला था। उस दोपहर का बाकी प्रशिक्षण कैसे समाप्त हुआ, मीरा को याद नहीं है। वह एक मशीन की तरह काम करती रही, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से विक्रम और उस जीती हुई शर्त के विचारों में डूबा हुआ था। रात के खाने के समय भी वह मेस में नहीं दिखाई दी। रात की गिनती के बाद जब बैरक की बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं, तो उसने आखिरकार एक निर्णय लिया। उसने अपनी वर्दी उतारी और स्नान किया, और फिर एक सैन्य टी शर्ट और शॉर्ट्स में सबसे आरामदायक और असुरक्षित पोशाक में वह अपनी बैरक से बाहर निकली। उसके कदम एनएसजी के आवास की ओर बढ़ रहे थे, विशेष रूप से उस कमरे की ओर जहां विक्रम रहता था। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था, लेकिन उसके पीछे आने वाली अज्ञात स्थिति का गहरा डर भी था। रात की हवा असाधारण रूप से ठंडी लग रही थी। मुकाबला खत्म होने के बाद प्रशिक्षण क्षेत्र में एक अजीब और भारी खामोशी छा गई। मार्कोस अपने प्रशिक्षक की चौंकाने वाली हार को पचा नहीं पा रहे थे और तितर बितर हो गए, जबकि एनएसजी के जवान भी बिना कुछ कहे अपने अपने ठिकानों पर लौट गए। विक्रम जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अपनी बंदूक की सफाई खत्म करके अगले प्रशिक्षण की तैयारी में लग गया। उसका शांत व्यवहार ऐसा था मानो कुछ देर पहले का खूनी मुकाबला एक झूठ हो। लेकिन उस पूरी दोपहर कैप्टन मीरा की पैनी नजरें लगातार उसकी पीठ पर गड़ी रहीं। उसकी आंखों में गुस्सा, अपमान और एक अजीब सी जिज्ञासा का मिश्रण था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। समय बीतता गया और दिन भर का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अंधेरा छा गया। रात के खाने और उसके बाद के खाली समय में दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। मीरा अपनी बैरक से बाहर नहीं निकली और विक्रम ने अपने साथियों के साथ शांति से समय बिताया। एनएसजी की बैरक में एक दबी हुई उम्मीद और चिंता का माहौल था। विक्रम उस शर्त का क्या करेगा, इस पर सबकी उत्सुकता थी। जो लोग उसे जानते थे वे सोचते थे कि वह ऐसी अपमानजनक शर्त को वास्तव में पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहते थे कि वह उस अभिमानी मार्कोस अधिकारी को किसी न किसी तरह से अपमान का बदला चुकाए। रात गहरी हो गई।
और गिनती के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी एनएसजी बैरक का दरवाजा धीरे से खुला और एक अप्रत्याशित व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह कैप्टन मीरा सिंह थी। उन्होंने वर्दी के बजाय ग्रे रंग की टी शर्ट और काले शॉर्ट्स पहने हुए थे। बिना मेकअप वाला चेहरा और बेतरतीब ढंग से बंधे बाल प्रशिक्षण क्षेत्र की उनकी प्रभावशाली छवि से बहुत अलग थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। उनके आने से बैरक में मौजूद सभी की निगाहें उन पर टिक गई। मीरा बिना किसी झिझक के सीधे विक्रम के बिस्तर की ओर चली गई। वह सोने ही वाला था, शायद क्योंकि उसने ऊपरी वस्त्र नहीं पहने थे और बिस्तर पर बैठा था। उसके ऊपरी शरीर पर बड़े और छोटे घावों के निशान थे, गोलियों के निशान, चाकू के घाव और अज्ञात जलने के निशान। ये निशान उसके द्वारा झेले गए वास्तविक युद्धों के इतिहास को बयां कर रहे थे। मीरा ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। उसने भी कई युद्ध क्षेत्र देखे थे, लेकिन इतने भयानक निशानों वाला सैनिक उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये निशान उसके शांत बाहरी रूप के पीछे छिपे एक भयावह यथार्थ को साबित कर रहे थे। विक्रम उसके आने पर ज्यादा हैरान नहीं हुआ और एक शांत भाव से उसे देखने लगा। क्या बात है? उसकी आवाज धीमी और शांत थी। मीरा ने सूखी लार निगली और तैयार किए हुए शब्द कहे। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं शर्त का वादा निभाने आई हूं। उसके शब्दों से बैरक की हवा एक पल के लिए जम गई। आसपास के साथी अपनी सांस रोककर दोनों को देख रहे थे। विक्रम ने कुछ देर चुपचाप उसे देखा, फिर हंस पड़ा। यह मैप्रिस या उपहास की हंसी नहीं थी। यह बस एक बेतुकी स्थिति पर एक खोखली हंसी थी। वापस जाओ, मैं ऐसी फालतू शर्त पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उसका जवाब दृढ़ था। वह उसके प्रस्ताव को ही मूल्यहीन मान रहा था, लेकिन मीरा पीछे नहीं हटी। वह सब कुछ तय करके आई थी। नहीं, वादा वादा होता है। एक सैनिक को अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। तुम मेरे साथ जो भी करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। यही मेरी हार की कीमत है। उसकी आंखों में गंभीरता थी। वह सिर्फ शर्त पूरी करने नहीं आई थी। वह अपने टूटे हुए स्वाभिमान को अपने तरीके से फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी, हार को साफ साफ स्वीकार करके और उसकी कीमत का सीधे सामना करके। विक्रम ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। उसने उसकी आंखों में कांपते हुए डर और उससे भी मजबूत एक सैनिक के गौरव को पढ़ा। उसने एक हल्की सांस ली और अपनी जगह से उठा और अपनी सैन्य जैकेट उठाकर उसके कंधों पर डाल दी। यह जगह दूसरों के साथ साझा की जाती है। मेरे पीछे आओ, उसने संक्षेप में कहा और बैरक से बाहर चला गया। मीरा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसके पीछे चल दी। उसकी जैकेट से उसकी गंध के साथ साथ बारूद की एक हल्की गंध आ रही थी, एक अपरिचित लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाली गंध। दोनों चुपचाप प्रशिक्षण क्षेत्र के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह की ओर चले गए। रात का आसमान तारों से भरा था और केवल झिंगुरों की आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। विक्रम एक सैन्य जीप के पास रुका जो गश्त के लिए खड़ी थी। वह जीप के बोनट पर बैठ गया और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाई। सेना में कितना समय हो गया? उसने पहले चुप्पी तोड़ी। सवाल का विषय मीरा की अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। 12 साल। अकादमी से स्नातक होने के बाद सीधे कमीशन लिया। अफगानिस्तान में 4 बार और इराक में 2 बार युद्ध क्षेत्र में सेवा दी है, उसने यंत्रवत जवाब दिया। विक्रम ने सिगरेट का लंबा कश खींचकर रात के आसमान की ओर देखा। मुझसे ज्यादा। उसके शब्दों पर मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। तो तुम सेना में 10 साल, वास्तविक मिशनों की गिनती नहीं है और बता भी नहीं सकता। उसकी आवाज में कोई गर्व या दिखावा नहीं था। वह बस एक शांत तथ्य बता रहा था, लेकिन उसमें जो वजन था वह मीरा पर हावी होने के लिए काफी था। वह 707 के मिशनों की प्रकृति का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकती थी। वे एक छाया इकाई थे जो अघोषित युद्ध लड़ते थे। तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी? क्या तुम सिर्फ मेरा अपमान करना चाहती थी? विक्रम ने फिर पूछा। उसकी नजरें अभी भी रात के आसमान पर टिकी थी। मीरा उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सकी और सिर झुका लिया। तुम्हारी वह खामोशी मुझे पसंद नहीं आई। ऐसा लगा जैसे तुम्हें कोई जोश या आत्मविश्वास नहीं है। तुम हमसे बहुत अलग थे। मैं अभिमानी थी, मैं गलत थी। उसने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की। विक्रम ने बची हुई सिगरेट को जमीन पर फेंककर अपने जूते से बुझा दिया। गलत। हम शांत नहीं, सतर्क रहते हैं। हमने अपने कई साथियों की मौत देखी है और हम जानते हैं कि वह मौत बहुत छोटी छोटी गलतियों से होती है। युद्ध के मैदान में जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है वह सबसे पहले मरता है। हम चिल्लाने के बजाय देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं। यही हमारे जीवित रहने का तरीका है। उसका हर एक शब्द मीरा के दिल में खंजर की तरह चुभ गया। जिस खामोशी का उसने जोश की कमी कहकर मजाक उड़ाया था, वह वास्तव में अनगिनत मौतों से सीखा गया एक दर्दनाक सबक था। उसे अपनी मूर्खता और पूर्वाग्रह पर शर्म महसूस हुई। अब वापस जाओ। शर्त यहीं खत्म होती है। आज रात तुमने मुझे अपना अहंकार दिया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। इतना ही काफी है।
विक्रम ने यह कहकर जीप से नीचे उतरा और बैरक की ओर चल दिया। मीरा वहीं खड़ी रह गई, उसकी पीठ को देखती रही। उसने उसे शारीरिक अपमान देने के बजाय एक गहरा मानसिक सबक दिया था। उसने उसके साथ एक हारी हुई महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक गुमराह सैनिक के रूप में व्यवहार किया था। उस पल मीरा ने अपमान के बजाय एक अज्ञात सम्मान की भावना को अपने दिल में पनपते हुए महसूस किया। उस रात वह सो नहीं पाई। उसका दिमाग विक्रम नामक व्यक्ति के विचारों से भरा था। वह सिर्फ एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, वह एक गहरा दर्शन रखने वाला सैनिक था। अगली सुबह भोर होने से पहले ही नीले अंधेरे में मीरा की नींद खुल गई। उसने पूरी रात जागकर बिताई थी, लेकिन अजीब तरह से उसका शरीर थका हुआ नहीं था, बल्कि उसका मन पहले से कहीं ज्यादा साफ था। उसके दिमाग में कल रात विक्रम के साथ हुई बातचीत छाई हुई थी। हम शांत नहीं, सतर्क रहते हैं। उसकी धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने पहली बार एक सैनिक के रूप में अपनी मान्यताओं और तरीकों पर गहरा संदेह महसूस किया। वह बैरक से बाहर निकली और हल्की जॉगिंग शुरू कर दी। ठंडी सुबह की हवा जब उसके फेफड़ों में गहराई तक गई तो उसका उलझा हुआ दिमाग थोड़ा साफ होने लगा। जब वह प्रशिक्षण क्षेत्र के कुछ चक्कर लगा चुकी थी तो उसने दूर फायरिंग रेंज से हल्की गोलियों की आवाज सुनी। नियमित प्रशिक्षण शुरू होने के लिए यह बहुत जल्दी का समय था। जिज्ञासावश वह उस दिशा में गई जहां से आवाज आ रही थी और वहां उसने विक्रम को देखा, जो पहले से ही पसीने से लथपथ अकेले शूटिंग का अभ्यास कर रहा था। वह एक पिस्तौल लेकर स्थिर खड़े होने के बजाय लगातार हिलते हुए निशाने पर गोली चला रहा था। उसकी हरकतें किसी नृत्य की तरह सुंदर और फिर भी बिल्कुल सटीक थी। निशाने के साथ दूरी और कोण लगातार बदलने के बावजूद उसकी गोलियां हमेशा निशाने के केंद्र में लगती थी। मीरा ने अपनी सांस रोककर उसे देखा। वह भी निशानेबाजी में माहिर थी, लेकिन इस तरह की गतिशील निशानेबाजी एक अलग ही स्तर की थी। यह केवल अच्छी तरह से गोली चलाने की तकनीक से परे था। यह अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण और अपने परिवेश के साथ एक होने का क्षेत्र था, जो केवल तभी संभव था। एक मैगजीन खाली करने के बाद विक्रम ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी और निशाने की जांच की। सभी गोलियां हेडशॉट लाइन और दिल के पास केंद्रित थीं। वह असंतुष्ट लग रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, एक नई मैगजीन लगाई और फिर से अभ्यास शुरू करने वाला था। तभी उसे मीरा की नजरें महसूस हुईं, जो उसे देख रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी हरकतें रोकीं और उसकी ओर देखा। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, उसने पहले बात शुरू की। मीरा अजीब तरह से मुस्कुराई और उसके पास गई। तुम कब से यह कर रहे हो? सूरज निकलने से पहले, जब अंधेरा सबसे घना होता है, तब ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा समय होता है। उसका जवाब बहुत सामान्य था, लेकिन उसमें उसका अपना दर्शन छिपा था। मीरा उसके बगल में खड़ी होकर गोलियों से छलनी निशाने को देखने लगी। अविश्वसनीय। मैंने मार्कोस में भी इस स्तर की गतिशील निशानेबाजी कौशल वाले किसी को नहीं देखा। उसकी प्रशंसा सच्ची थी। विक्रम ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। वास्तविक युद्ध में निशाना स्थिर खड़ा होकर मेरा इंतजार नहीं करता। यह भी अभी पर्याप्त नहीं है। वह अपने कौशल से संतुष्ट नहीं था और लगातार खुद को और बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा था। मीरा ने उसके इस रूप में एक सैनिक के रूप में सच्ची लगन और विनम्रता देखी, जिसे वह भूल चुकी थी या शायद कभी नहीं जानी थी। उसे अचानक उस शर्त के बारे में फिर से याद आया जो वह जीत गया था। कल रात उसने शर्त को रद्द कर दिया था, लेकिन वह अभी भी अपने मन में एक कर्ज महसूस कर रही थी। मेजर राठौड़, मीरा ने उसे बुलाया। मैंने जो वादा किया था कि अगर तुम चाहो तो पूरे सप्ताहांत के लिए मैं अपनी हर चीज तुम्हें दे दूंगी, वह अभी भी लागू है। उसके शब्दों पर विक्रम ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म हलचल हुई। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एक दृढ़ चेहरे के साथ बोला, ठीक है, तो फिर इस सप्ताहांत मेरे साथ चलो। हम कहां जा रहे हैं? मेरे प्रशिक्षण क्षेत्र में। उसका जवाब संक्षिप्त था। मीरा को एहसास हुआ कि उसके प्रशिक्षण क्षेत्र का मतलब बेस के अंदर की कोई सुविधा नहीं है। उसकी आंखों से उसे एक मजबूत एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य प्रशिक्षण नहीं होगा, लेकिन वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात प्रत्याशा से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सप्ताहांत आने पर विक्रम वादे के अनुसार मीरा को अपने साथ बेस से बाहर ले गया। दोनों एक सैन्य जीप में बैठकर एक सुनसान गहरे पहाड़ी इलाके में चले गए। जहां सड़क खत्म हो गई वहां गाड़ी रोककर उसने न्यूनतम आपातकालीन भोजन, पानी और एक चाकू लिया और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। मीरा भी उसके पीछे पीछे चली। हमारा गंतव्य कहां है? प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? मीरा ने हाँफते हुए पूछा। विक्रम ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, कोई गंतव्य नहीं है, उद्देश्य जीवित रहना है। तब से एक नरक जैसा प्रशिक्षण शुरू हुआ। विक्रम ने मीरा को चरम स्थितियों में धकेल दिया। उसने उसे उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में बिना रुके यात्रा करवाई और बिना भोजन के जंगली में खाने की चीजें खोजने के लिए मजबूर किया। रात में उन्हें एक तूफानी गुफा में ठंड से लड़ना पड़ा। मीरा खुद को मार्कोस में सर्वश्रेष्ठ शारीरिक और मानसिक शक्ति वाली मानती थी, लेकिन यह प्रशिक्षण उसकी कल्पना से परे था।
शारीरिक दर्द से ज्यादा मुश्किल यह अनिश्चितता थी कि यह कब खत्म होगा और सभ्य दुनिया से पूरी तरह से कट जाने का लगाव। प्रशिक्षण के दूसरे दिन मीरा लगभग थक चुकी थी। उसका पूरा शरीर खरोंचों और कटों से भरा था और कई दिनों तक ठीक से न खाने और न सोने के कारण उसका दिमाग भ्रमित था। बारिश में भीगी एक खड़ी चट्टान पर चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। एक खतरनाक क्षण में ऊपर से आए विक्रम के मजबूत हाथ ने उसकी भुजा पकड़ ली। उसने उसे एक ही हाथ की ताकत से चट्टान के ऊपर खींच लिया। होश में रहो, यहां मौत का मतलब हार है। उसकी आवाज बर्फीली थी, लेकिन उसका हाथ जो उसकी भुजा को पकड़े हुए था आग की तरह गर्म था। मीरा उसके हाथ के सहारे चट्टान पर चढ़ गई और फिर वहीं गिरकर हांफने लगी। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। शारीरिक सीमा और मानसिक दबाव एक साथ फट पड़े थे। सेना में शामिल होने के बाद से उसने किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाई थी। वह अपने रोते हुए रूप पर फिर से अपमानित महसूस कर रही थी। लेकिन विक्रम बिना कुछ कहे उसके बगल में बैठकर आसमान को देखने लगा। उसने उसे न तो डांटा और न ही सांत्वना दी। उसने बस चुपचाप इंतजार किया जब तक कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा लेती। कुछ देर रोने के बाद जब मीरा थोड़ी शांत हुई तो उसने उससे दबी आवाज में पूछा, तुम मुझे यह प्रशिक्षण क्यों दे रहे हो? क्या ये शर्त का बदला है? विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। बदला नहीं, यह एक सबक है। तुम एक मजबूत सैनिक हो, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत सी चीजों पर टिकी है। अत्याधुनिक उपकरण, उत्तम आपूर्ति और भारी गोलाबारी। मैं चाहता था कि तुम खुद देखो कि जब यह सब हटा दिया जाता है तो तुम्हारे पास क्या बचता है। एक सैनिक का सबसे शक्तिशाली हथियार राइफल या चाकू नहीं है, वह खुद है। उसके शब्दों ने मीरा के दिमाग पर गहरा असर किया। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी चीजों पर निर्भर रही है और उसकी आंखों के सामने जो आदमी था वह इन सब से पर एक स्तर पर था। वह एक उत्तम मानव हथियार था जो दुनिया में कहीं भी बिना किसी सहारे के जीवित रह सकता था। उस पल उसके प्रति उसकी भावना सम्मान से परे श्रद्धा में बदल रही थी। उसने उसमें एक सच्चे योद्धा का रूप देखा। पहाड़ों में चरम प्रशिक्षण जारी रहा। मीरा को अपने शरीर और दिमाग को सीमा तक पहुंचते, टूटते और फिर से जुड़ते हुए देखना पड़ा। विक्रम ने उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ सिखाया। जहरीले और खाने योग्य पौधों में अंतर करना, बिना कोई निशान छोड़े चलना, आसपास की स्थलाकृति का उपयोग करके आश्रय बनाना और यहां तक कि नंगे हाथों से जानवरों का शिकार करना। उसका ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनगिनत वास्तविक अनुभवों के माध्यम से शरीर द्वारा सीखा गया जीवित ज्ञान था। पहले कुछ दिनों तक मीरा निष्क्रिय रूप से उसके निर्देशों का पालन करती रही, लेकिन समय के साथ वह धीरे धीरे उसके साथ एक होने लगी। उसने शहर के शोर और कृत्रिम रोशनी से दूर प्रकृति की आवाजों को सुनना और अंधेरे में तारों की गति को पढ़ना सीखा। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं और वह अपने परिवेश में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करने लगी जिन्हें उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि वह धीरे धीरे जंगल का एक हिस्सा बन रही है। प्रशिक्षण शुरू होने के 5वें दिन की रात दोनों एक छोटी सी गुफा में अलाव जलाकर बैठे थे। दिन में पकड़े गए एक जंगली खरगोश को भूनकर खाते हुए वे लंबे समय के बाद गर्म भोजन और आराम का आनंद ले रहे थे। कुछ ही दिनों में मीरा का रूप पूरी तरह से बदल गया था। धूप से झुलसा और खरोंचों से भरा चेहरा प्रशिक्षण से पहले के साफ सुथरे अधिकारी के रूप से बहुत अलग था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा गहराई और तीव्रता थी। अब कुछ समझ में आया। विक्रम ने अलाव को देखते हुए धीरे से पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। हां, मैं कितनी अभिमानी थी और कितनी कमजोर। तुमने मुझे हार से भी बड़ा सबक सिखाया। हारना कमजोरी नहीं है, हार से न सीखना कमजोरी है। उसके शब्दों में एक गहरी गूंज थी। दोनों के बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। अब वे मार्कोस और एनएसजी या विजेता और पराजित नहीं थे। वे साथी योद्धा थे जो कठोर प्रकृति में एक दूसरे की पीठ के बल जीवित रहे थे। तुम सैनिक क्यों बने? मीरा ने सावधानी से पूछा। वह उसकी व्यक्तिगत कहानी के बारे में उत्सुक थी। विक्रम एक पल के लिए झिझका, फिर शांति से बोला, क्योंकि कुछ ऐसा था जिसकी मैं रक्षा करना चाहता था। उसका जवाब छोटा था, लेकिन उसमें कई अर्थ छिपे थे। उसने और कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन मीरा ने अनुमान लगाया कि जिस चीज की वह रक्षा करना चाहता था वह केवल एक देश या विचारधारा नहीं होगी। यह शायद परिवार, प्रेमी या प्रियजनों के साथ एक साधारण जीवन होगा। यह तथ्य कि वह जो छाया में रहकर अनाम युद्ध लड़ता है, विडंबना यह है कि सबसे साधारण खुशी की रक्षा के लिए लड़ रहा है, ने उसके दिल को दुखी कर दिया। और तुम? इस बार विक्रम ने उससे पूछा। मैं साबित करना चाहती थी कि मैं पुरुषों से कम नहीं हूं, कि मैं उनसे ज्यादा मजबूत और सक्षम हूं। इसलिए मैंने किसी से भी ज्यादा मेहनत से प्रशिक्षण लिया और किसी से भी पहले खतरनाक मिशनों के लिए स्वेच्छा से काम किया। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे लगता है कि मैं बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने अंदर की हीन भावना से लड़ रही थी। उसने पहली बार अपने सबसे गहरे राज खोले।
विक्रम ने उसे दोष नहीं दिया या सहानुभूति नहीं दिखाई, बस चुपचाप उसकी कहानी सुनी। उसकी खामोशी में किसी भी सांत्वना के शब्द से ज्यादा ताकत थी। उसे एहसास हुआ कि कम से कम उसके सामने उसे मजबूत होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। उस रात मीरा पहली बार गहरी नींद सोई। अलाव की गर्मी और उसके बगल में उसकी रक्षा करने वाले उसके अस्तित्व ने उसे एक अवर्णीय सुरक्षा का एहसास कराया। उसने एक सपना देखा, एक अंधेरे गहरे जंगल में खो जाने और भटकने का सपना। जब वह डर से कांप रही थी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक गर्म मजबूत हाथ। उस हाथ के सहारे जंगल से बाहर आने पर सुबह की चकाचौंध धूप ने उसका स्वागत किया। अगली सुबह वे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। यह एक सप्ताह के बाद की वापसी थी, जो सप्ताहांत से कहीं अधिक थी। बेस पर वापस जाते समय जीप में दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच बहने वाली हवा अब अजीब या असहज नहीं थी। उनके बीच एक गहरी समझ का बंधन बन गया था, जिसे बिना शब्दों के भी समझा जा सकता था। जब वे बेस पर लौटे तो उनके रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया, विशेष रूप से मीरा के दस्ते के सदस्य, जो उसे जंगल से अभी अभी लौटे एक व्यक्ति की तरह देखकर अवाक रह गए। लेकिन उसकी आंखों में पहले की तुलना में एक अतुलनीय ताकत और गहराई देखकर किसी ने भी उससे यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ था। उस दिन के बाद प्रशिक्षण क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मीरा ने अब एनएसजी का मैप्रेस या उपहास नहीं किया। इसके बजाय उसने सक्रिय रूप से उनके प्रशिक्षण के तरीकों में रुचि दिखाई और विक्रम से सलाह भी ली। उसके बदलाव से मार्कोस ने भी एनएसजी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। दोनों इकाइयों के बीच की अदृश्य दीवार ढह गई और एक सच्चे अर्थों में संयुक्त प्रशिक्षण शुरू हुआ। लेकिन मीरा के मन में एक नई तरह की भावना पनप रही थी। विक्रम के प्रति सम्मान और सौहार्द की भावना अब कुछ और में बदल रही थी। वह प्रशिक्षण के दौरान अनजाने में खुद को उसे घूरते हुए पाती और चौंक जाती। उसके रूखे चेहरे के पीछे छिपी कोमलता और उसकी ताकत में बसी गहरी तनाई उसके दिल को हिला रही थी। वह भ्रमित थी कि यह भावना क्या है, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, विक्रम नामक व्यक्ति ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। वह नहीं जानती थी कि इस अपरिचित भावना को कैसे स्वीकार किया जाए। पहाड़ों में विशेष प्रशिक्षण के बाद मीरा और विक्रम का रिश्ता एक सूक्ष्म प्रवाह में प्रवेश कर गया। आधिकारिक तौर पर वे अभी भी संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एक मार्कोस प्रशिक्षक और एक एनएसजी प्रशिक्षक थे, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वे प्रशिक्षण क्षेत्र में अक्सर नजरें मिलाते और कभी-कभी ऐसी संक्षिप्त बातें करते जिन्हें केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। उनके बदलाव को आसपास के लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से मीरा के दस्ते के सदस्यों ने यह अजीब पाया कि तैंती दोको पारें ड्यूहा जारे बाद उनकी प्रशिक्षक उस एनएसजी प्रशिक्षक के सामने एक नरम पक्ष दिखाती थी। मीरा अपने मन में पनपी भावनाओं के कारण भ्रमित थी। उसने अपना पूरा जीवन एक सैनिक के रूप में बिताया था और भावनाओं को कमजोरी का संकेत मानती थी। विशेष रूप से किसी पुरुष के लिए अपना दिल खोलना उसके लिए अकल्पनीय था। लेकिन विक्रम अलग था। वह उन सभी पुरुषों से अलग था जिनसे वह अब तक मिली थी। उसने उसके साथ एक महिला की तरह व्यवहार नहीं किया और न ही एक पुरुष की तरह। उसने बस उसे एक योद्धा, एक समान साथी के रूप में सम्मान दिया। उसकी किसी भी पूर्वाग्रह से रहित नजरों के सामने उसने पहली बार खुद को संवारने या बचाव करने की जरूरत महसूस नहीं की। विक्रम भी मीरा के प्रति एक विशेष भावना महसूस कर रहा था। पहले तो उसने उसे सिर्फ एक अभिमानी मार्कोस अधिकारी के रूप में सोचा था, लेकिन जीवन और मृत्यु की सीमा को पार करने वाले प्रशिक्षण से गुजरने के बाद उसने उसके भीतर छिपी ताकत और मासूमियत को देखा। वह उन लोगों में से सबसे ईमानदार और भावुक आत्मा वाली थी जिनसे वह मिला था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। वह बहुत अलग दुनिया में रहते थे। संयुक्त प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वह अमेरिका वापस चली जाएगी और उसे फिर से गुमनाम छाया में गायब होना होगा। वह जानता था कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो शुरू नहीं हो सकता, इसलिए उसने उससे दूरी बनाने की कोशिश की। एक दिन दोनों इकाइयों के विश्वास और सहयोग का परीक्षण करने के लिए एक उच्च तीव्रता वाला नकली आतंकवाद रोधी अभ्यास आयोजित किया गया। यह एक बंधक बनाए गए वीआईपी को बचाने का परिदृश्य था और प्रशिक्षण को यथार्थवादी बनाने के लिए इसे एक वास्तविक इमारत की तरह दिखने वाले ढांचे में असली गोलियों के बजाय पेंटबॉल का उपयोग करके आयोजित किया गया था। विक्रम के नेतृत्व वाली 707 अल्फा टीम और मीरा के नेतृत्व वाली मार्कोस ब्रावो टीम ने मिलकर इमारत में घुसपैठ करने का मिशन संभाला। प्रशिक्षण सुचारू रूप से चल रहा था। दोनों टीमों ने उत्तम समन्वय दिखाया और इमारत के अंदर के नकली आतंकवादियों को एक एक करके खत्म कर दिया। विक्रम की तेज निर्णय लेने की क्षमता और मीरा की साहसी अग्रिम पंक्ति की ताकत ने एक तालमेल बनाया और उनकी प्रगति अनस्टॉपेबल थी। लेकिन जब वे उस आखिरी कमरे में पहुंचे जहां बंधक को रखा गया था, तो एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। कमरे में बंधक के अलावा कई आतंकवादी जटिल संरचनाओं के पीछे छिपे हुए थे और जगह जगह बूबी ट्रैप लगे हुए थे।
जल्दबाजी में प्रवेश करने पर पूरी टीम खतरे में पड़ सकती थी। तब मीरा ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी टीम को कवर फायर देने के लिए कहा और खुद कमरे में घुसकर आतंकवादियों का ध्यान भटकाने की योजना बनाई ताकि उस दौरान विक्रम की टीम बंधक को बचा सके। यह बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर सफल होता तो नुकसान को कम किया जा सकता था। यह बहुत खतरनाक है, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। विक्रम ने विरोध किया। वह उसे चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन मीरा का इरादा पक्का था। हमारे पास समय नहीं है, तुम मेरी क्षमता जानते हो, मैं ये कर सकती हूं, मुझ पर विश्वास करो। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। विक्रम एक पल के लिए दुविधा में पड़ गया। एक प्रशिक्षक के रूप में उसका तर्क कह रहा था कि उसकी योजना सबसे कुशल है, लेकिन एक पुरुष के रूप में उसकी भावनाएं उसे खतरे में डालने की अनुमति नहीं दे रही थी। अंत में वह उसकी आंखों में छिपे विश्वास को नजरअंदाज नहीं कर सका। ठीक है, 3 सेकंड में प्रवेश करो, हर हाल में जीवित रहना। उसकी अनुमति मिलते ही मीरा ने एक फ्लैशबैंग फेंका और कमरे में घुस गई। आतंकवादियों की दृष्टि एक पल के लिए चली गई और जब वे घबराए हुए थे तो वह कवर के बीच से एक गोली की तरह गुजरी और पेंटबॉल की बौछार कर दी। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर विक्रम और उसकी टीम ने दूसरी तरफ की खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त होता दिख रहा था। अधिकांश आतंकवादी मारे जा चुके थे और विक्रम ने बंधक को सुरक्षित कर लिया था। लेकिन तभी एक आखिरी आतंकवादी, जिसे देखा नहीं गया था, अपने गिरे हुए साथियों के बीच से उठा और मीरा की पीठ पर निशाना साधा। मीरा, पीछे! विक्रम की चीख के साथ ही मीरा ने अपनी पीठ के पीछे से आती एक ठंडी सनसनी महसूस की। यह एक पल का क्षण था जिसमें मुड़ने का भी समय नहीं था। जब उसने हार मानकर अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। उसके सामने खड़ा विक्रम उसकी ओर उछला और उसे अपनी बाहों में ले लिया। धड़ाम की आवाज के साथ विक्रम की पीठ पर एक लाल पेंटबॉल का निशान बन गया। प्रशिक्षण के नियमों के अनुसार वह मर चुका था। स्थिति समाप्त होने के बाद पर्यवेक्षक ने लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रशिक्षण की समाप्ति की घोषणा की। मीरा विक्रम की बाहों में हिल भी नहीं सकी। उसे उसका दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसने उसे बचाने के लिए प्रशिक्षण के परिणाम की परवाह किए बिना खुद को आगे कर दिया था। तुम मूर्ख हो, यह सिर्फ एक प्रशिक्षण था, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने उसे छोड़ दिया और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें गहरी हलचल में थी। मैं अपने साथी को नहीं खो सकता, उसने संक्षेप में जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। साथी शब्द मीरा के दिल में गहराई से चुभ गया। वह उसे पहले से ही अपना व्यक्ति, जिसे उसे बचाना है, मान रहा था। वह वहीं बैठ गई और उसकी पीठ पर लगे लाल पेंट के निशान को घूरती रही। यह सिर्फ एक पेंट का निशान नहीं था, यह उसके प्रति उसके दिल की मोहर जैसा लग रहा था। और उसे एहसास हुआ कि वह उसके प्रति जो महसूस करती है वह केवल सम्मान या सौहार्द से परे प्यार है। उसने अपने तर्क से इनकार करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बलिदान के सामने उसने आखिरकार अपनी भावनाओं की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। नकली प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद विक्रम और मीरा के बीच पहले से अलग तरह की एक अजीब खामोशी छा गई। उसे बचाने के लिए खुद को आगे कर देने की उसकी हरकत ने मीरा के मन में एक अमिट छाप छोड़ी थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी भावनाएं प्यार हैं, लेकिन साथ ही उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पास कैसे जाए। विक्रम भी अपनी हरकत से हैरान था। उसने सहज रूप से उसकी रक्षा की थी, लेकिन यह प्रशिक्षक के रूप में उसकी तटस्थता खोने जैसा था। उसे लगा कि उसके कारण उसके सिद्धांत हिल रहे हैं और उसने जानबूझकर उससे बचना शुरू कर दिया। दोनों के बीच की यह सूक्ष्म दूरी संयुक्त प्रशिक्षण के अंतिम चरण समग्र जीवन रक्षा प्रशिक्षण से पहले और भी गहरी हो गई। इस प्रशिक्षण में दोनों इकाइयों के सदस्यों को यादृच्छिक रूप से टीमों में मिलाया गया और एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र में, जिसे दुश्मन का इलाका माना गया था, भेजा गया ताकि वे एक निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य बिंदु तक पहुंच सके। सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक टीम को न्यूनतम भोजन, एक नक्शा और एक कंपास ही दिया गया था। संयोग से विक्रम और मीरा एक ही टीम में थे। उनके अलावा 2 मार्कोस सैनिक और एक एनएसजी सैनिक, कुल 5 लोग एक टीम में थे। एक अपरिचित संयोजन और अजीब माहौल में प्रशिक्षण शुरू हुआ। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे दुश्मन के इलाके के बीच में उतरे, उन्हें बिना किसी बाहरी मदद के केवल एक दूसरे पर निर्भर रहकर जीवित रहना था। टीम का नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विक्रम ने संभाला। उसने नक्शे को देखकर सबसे छोटा रास्ता खोजा और आसपास की स्थलाकृति का उपयोग करके दुश्मन की पकड़ से बचने के लिए एक गुप्त मार्ग खोजा। उसके निर्णय दूसरे का रास्ता खोजा और आसपास की स्थलाकृति का उपयोग करके दुश्मन की पकड़ से बचने के लिए एक गुप्त मार्ग हमेशा सटीक होते थे और उसके निर्देश संक्षिप्त और कुशल थे। मीरा उसकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी बुरा लग रहा था कि वह उससे विशेष रूप से दूरी बना रहा है। वह पूरी टीम के साथ तो विनम्र था,
लेकिन वह जानबूझकर उससे नजरें चुराता था या औपचारिक लहजे में बात करता था। प्रशिक्षण के दूसरे दिन वे एक काल्पनिक दुश्मन टीम द्वारा घेर लिए जाने के खतरे में थे। वे एक घाटी में फंस गए थे जो चारों ओर से चट्टानों से घिरी हुई थी। एकमात्र निकास मार्ग एक संकरा रास्ता था जहां दुश्मनों के घात लगाकर बैठे होने की उच्च संभावना थी। टीम के सदस्यों के चेहरों पर तनाव और चिंता छा गई। अब क्या करें, इस तरह तो हम पकड़े जाएंगे, एक मार्कोस सैनिक ने घबराहट में कहा। सब विक्रम के मुंह की ओर देख रहे थे। तभी मीरा आगे आई। एक तरीका है, मैं उस संकरे रास्ते पर जाकर दुश्मनों का ध्यान भटकाऊंगी, जबकि बाकी टीम उस चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ से निकल जाएगी। उसने जिस जगह की ओर इशारा किया वह लगभग एक खड़ी चट्टान थी। विशेष उपकरणों के बिना उस पर चढ़ना असंभव लग रहा था। यह असंभव है, वहां कैसे चढ़ेंगे? अकेले तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यह संभव है। मैं पहले चढ़कर रस्सी नीचे फेंक दूंगी। मुझे चट्टान चढ़ने का अनुभव है। उसकी योजना पिछली बार के नकली प्रशिक्षण की तरह ही खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाली एक खतरनाक योजना थी। जैसा कि अपेक्षित था, विक्रम ने तुरंत विरोध किया। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। तो क्या कोई और तरीका है? अगर हम यहां समय बर्बाद करते रहे तो हम सब असफल हो जाएंगे। इस बार यह प्रशिक्षण नहीं है, हमें इसे एक वास्तविक स्थिति मानना होगा, मीरा ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखें विक्रम से कह रही थीं, इस बार मुझ पर विश्वास करो। दोनों की नजरें हवा में टकराईं। कुछ देर की खामोशी के बाद विक्रम ने पहले नजरें हटाईं और बोला, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके फैसले से मीरा हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। अगर वह साथ होता तो सफलता की संभावना बहुत अधिक होती। योजना तुरंत लागू की गई। विक्रम और मीरा दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए संकरे रास्ते की ओर चले गए, जबकि बाकी 3 सदस्य चट्टान पर चढ़ने लगे। जैसा कि अपेक्षित था, संकरे रास्ते के पास दुश्मन टीम घात लगाए बैठी थी। विक्रम और मीरा ने चतुराई से कवर का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों के साथ गोलीबारी की। पेंटबॉल की बौछार के बीच दोनों ने अद्भुत समन्वय दिखाया। वे एक दूसरे की अगली चाल का अनुमान लगा रहे थे और बिना कुछ कहे एक दूसरे को कवर दे रहे थे और दुश्मनों को भ्रमित कर रहे थे, जैसे कि वे लंबे समय से साथ लड़ने वाले साथी हों। उनकी हरकतों में कोई त्रुटि नहीं थी। जब तक वे समय खींच रहे थे, बाकी टीम के सदस्य मुश्किल से चट्टान पर चढ़ने में सफल हो गए। उन्होंने वादे के अनुसार रस्सी नीचे फेंकी और विक्रम और मीरा रस्सी के सहारे चट्टान पर चढ़कर दुश्मन के घेरे से बच निकले। खतरे से बाहर निकलने के बाद टीम के सदस्यों ने राहत की सांस ली और थोड़ी देर आराम किया। मीरा ने अभी अभी के तनावपूर्ण क्षण को याद करते हुए अपना सीना सहलाया। उसने अपने बगल में हाँफ रहे विक्रम को देखा। उसका चेहरा पसीने और धूल से सना हुआ था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद लग रहा था। धन्यवाद, मुझ पर विश्वास करने के लिए, मीरा ने धीरे से कहा। विक्रम ने उसे देखे बिना दूर के पहाड़ों को देखते हुए जवाब दिया, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मैंने अपने साथी पर विश्वास किया। उसके उदासीन जवाब पर मीरा मुस्कुराई। यह तथ्य कि उसने उसे अपना साथी माना किसी भी मीठे शब्द से ज्यादा खुशी देने वाला था। वह उसके एक कदम और करीब जाना चाहती थी। वह उस दीवार को तोड़ना चाहती थी जो उसे रोके हुए थी, और उसके असली दिल का सामना करना चाहती थी। उस रात जब उन्होंने शिविर के लिए जगह बनाई, मीरा विक्रम के पास गई जो पहरा दे रहा था। बाकी टीम के सदस्य गहरी नींद में थे। मुझे कुछ कहना है। उसकी गंभीर आवाज सुनकर विक्रम ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। पिछली बार नकली प्रशिक्षण में तुमने मुझे क्यों बचाया, और आज भी तुमने खतरा मोल लेकर मेरे साथ रहने का फैसला क्यों किया? उसने अब और घुमा फिराकर बात नहीं की और सीधे उसके दिल से सवाल पूछा। विक्रम उसके सीधे सवाल से घबरा गया और एक पल के लिए बोल नहीं पाया। उसने नजरें चुराकर विषय बदलने की कोशिश की। तुम थक गई होगी, जाओ सो जाओ। नहीं, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं नहीं जाऊंगी। अब और मत भागो विक्रम। मीरा ने उसकी भुजा पकड़ ली। उसके स्पर्श से चौंककर उसने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। चांदनी के नीचे दोनों की आंखें मिली। मीरा की आंखें गहरी और याचनापूर्ण थीं, जैसे वे उसके मन को भेद रही हों। यह महसूस करते हुए कि अब भागने की कोई जगह नहीं है, विक्रम ने आखिरकार भारी मन से मुंह खोला। मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसका जवाब ईमानदार था, लेकिन यह वह जवाब नहीं था जो मीरा चाहती थी। नहीं, तुम जानते हो, तुम बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन अब मैं अपनी भावनाओं को और नहीं छिपाना चाहती। मैं तुमसे। जैसे ही वह अपने दिल की बात कहने वाली थी, तभी हिलो मत। अंधेरे में से अचानक कई परछाइयां निकली और उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनकी नालियां सीधे विक्रम और मीरा पर थीं। उन्हें दुश्मन टीम ने नहीं पकड़ा था। उनकी पोशाक और भाषा से वे प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सैनिक नहीं थे। वे अज्ञात सशस्त्र हमलावर थे। संयुक्त प्रशिक्षण के नियंत्रित क्षेत्र में असली दुश्मन प्रकट हो गए थे।
प्रशिक्षण की स्थिति एक पल में वास्तविक युद्ध की स्थिति में बदल गई। अज्ञात सशस्त्र हमलावरों के आने से प्रशिक्षण क्षेत्र की शांति एक पल में भंग हो गई। सो रहे टीम के सदस्य गोलियों और चीखों की आवाज से जाग गए, लेकिन तब तक वे संख्या में अधिक हमलावरों से घिर चुके थे। विक्रम और मीरा ने तुरंत लड़ाई की तैयारी करने की कोशिश की, लेकिन अपने ऊपर तनी हुई कई बंदूकों के सामने वे जल्दबाजी में कोई हरकत नहीं कर सके। हमलावरों ने कुशलता से टीम के सदस्यों को बांध दिया और उनके हथियार छीन लिए। उनके कार्यों में कोई झिझक नहीं थी और उनकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। यह स्पष्ट था कि यह साधारण नागरिक नहीं, बल्कि एक उच्च प्रशिक्षित समूह थे। ये कौन लोग हैं? ये एक सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र है। एक मार्कोस सैनिक ने जोर से विरोध किया, लेकिन जवाब में उसे केवल एक ठंडी बंदूक की बट से मारा गया। विक्रम ने महसूस किया कि प्रतिरोध करना व्यर्थ है और शांति से स्थिति का आकलन करने लगा। वे यहां क्यों आए हैं? उनका उद्देश्य क्या है? उनकी पोशाक और उपकरणों को देखते हुए यह संभावना थी कि वे सीमा पार के आतंकवादी थे। यह संभव था कि उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण की जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली थी और जानबूझकर भ्रम पैदा करने या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का अपहरण करने के लिए घुसपैठ की थी। हमलावरों का नेता लग रहा और यह व्यक्ति आगे आया। उसने बंधे हुए टीम के सदस्यों को एक एक करके देखा और विक्रम और मीरा के सामने रुक गया। उसकी नजरें विशेष रूप से मीरा पर टिकी रहीं। एक गोरी पश्चिमी महिला अधिकारी उनके लिए एक बहुत मूल्यवान ट्रॉफी हो सकती थी। एक अमेरिकी अधिकारी, हमारी किस्मत अच्छी है। साथियों, उसने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए अपने आदमियों से कहा और फिर उसने विक्रम पर अपनी बंदूक तान दी। और तुम उस एनएसजी विशेष बल के हो, है ना? तुम्हारे कारण हमें बहुत परेशानी हुई है। अच्छा हुआ कि हम यहां मिले। उसके शब्दों में गहरी दुश्मनी महसूस हो रही थी। उसने विक्रम और मीरा को बाकी टीम के सदस्यों से अलग करने का आदेश दिया। शायद वह दोनों को बंधक बनाकर किसी और उद्देश्य को पूरा दो के बाकी और आदेश दिया करने की योजना बना रहा था। जब उन्हें जबरन ले जाया जा रहा था, विक्रम ने मीरा से आंखें मिलाई। उसने अपनी आंखों से उसे एक संकेत भेजा, जब मैं इशारा करूं तो भाग जाना। मीरा ने तुरंत उसका इरादा समझ लिया। वह भी चुपचाप पकड़े जाने का इरादा नहीं रखती थी। उसने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। जब वे हमलावरों के साथ जंगल में कुछ कदम चले तो विक्रम ने अपने पैर के नीचे पड़े एक छोटे से पत्थर को अपने पैर की नोक से मारकर आगे चल रहे हमलावर के पैर पर मारा। जैसे ही हमलावर ने एक पल के लिए अपना संतुलन खोया, विक्रम बिजली की गति से झुका और उसका पैर फौंसाकर उसे गिरा दिया। और फिर उसने गिरे हुए हमलावर के हाथ से राइफल छीनकर उसके सिर पर तान दी। हिलो मत, अगर हिले तो इसका सिर उड़ जाएगा, विक्रम चिल्लाया। यह सब पलक झपकते ही हो गया। हमलावर घबरा गए और सबने अपनी बंदूकें विक्रम पर तान दी। एक तनावपूर्ण गतिरोध बन गया। इस मौके का फायदा उठाकर मीरा ने भी उसे पकड़े हुए हमलावर की बाह मरोड़ी और उसकी बंदूक छीन ली। वह विक्रम की पीठ के पीछे खड़ी हो गई और दोनों ने पीठ से पीठ सटाकर चारों ओर नजर रखी। जैसा सोचा था तुम आसान नहीं हो, हमलावरों के नेता ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। लेकिन वह अभी भी शांत था। उनके पास अभी भी 3 बंधक थे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बंदूकें नीचे रख दो, वरना मेरे साथी एक एक करके मारे जाएंगे। उसकी धमकी पर विक्रम और मीरा को रुकना पड़ा। वे अपने साथियों की जान खतरे में होने पर जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तभी विक्रम ने धीमी आवाज में मीरा से फुसफुसाया, मैं इन लोगों को अपनी ओर खींचूंगा, तुम उस समय में साथियों को बचाकर निकल जाना। ये क्या कह रहे हो? हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। उनका लक्ष्य हम दोनों हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, वे साथियों को हाथ नहीं लगाएंगे। यह एक आदेश है, सबको लेकर सुरक्षित वापस लौटना। उसकी आवाज दृढ़ थी। मीरा ने उसकी आंखों में मौत को स्वीकार करने का संकल्प पढ़ा। उसका दिल डूब गया। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन एक सैनिक के रूप में वह जानती थी कि उसका आदेश सबसे तार्किक निर्णय है। ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम जिंदा वापस आओगे। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने जवाब देने के बजाय एक हल्की मुस्कान दी। यह पहली मुस्कान थी जो उसने उसे दिखाई थी। अगले ही पल विक्रम ने अपने बंधक को धक्का दिया और जंगल के अंधेरे में कूद गया। उसे पकड़ो, उसे भागने मत देना, हमलावरों के नेता ने चिल्लाया और अधिकांश बल विक्रम का पीछा करने लगा। जब उनका ध्यान विक्रम पर केंद्रित हो गया तो मीरा ने बचे हुए हमलावरों पर गोलियां बरसाते हुए अपने साथियों की ओर दौड़ी। उसने चाकू से उनके रस्से काटे और उन्हें हथियार दिए। जल्दी करो, मेजर राठौड़ हमें समय दे रहे हैं। होश में आने के बाद टीम के सदस्यों ने मीरा के नेतृत्व में बचे हुए दुश्मनों के साथ लड़ाई की और एक भागने का रास्ता बनाया। मीरा लड़ते समय उसका पूरा ध्यान विक्रम पर था। जंगल में लगातार गोलियों की आवाज आ रही थी। हर गोली की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। वह जानती थी कि वह अकेला कई दुश्मनों का सामना कर रहा है। एक भीषण लड़ाई के बाद मीरा और टीम के सदस्य अंततः घेराबंदी को तोड़ने और भागने में सफल रहे।
वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और तुरंत मुख्यालय से संपर्क करके सहायता का अनुरोध किया। लेकिन मीरा वहीं नहीं रुक सकी। मुझे उसके पास वापस जाना होगा। उसके शब्दों पर टीम के सदस्य अंततः घेराबंदी को सदस्य हैरान रह गए। कैप्टन, यह खतरनाक है। अकेले। उसने मुझे साथियों को लेकर सुरक्षित वापस आने का आदेश दिया था, अकेले भागने का नहीं। मेरा साथी मौत से लड़ रहा है और मैं यहां सुरक्षित नहीं छिप सकती। उसका इरादा पक्का था। उसने टीम के सदस्यों को पहले मुख्यालय से मिलने का निर्देश दिया और गोलियों की आवाज की दिशा में बिना किसी झिझक के चल दी। घने अंधेरे जंगल में वह अपने जीवन के समान साथी और प्रिय व्यक्ति को बचाने के लिए फिर से दौड़ पड़ी। उसका दिल डर से नहीं बल्कि उसके प्रति एक गर्म भावना से भरा था। मीरा अंधेरे में पागलों की तरह दौड़ी। पेड़ों की शाखाओं से खरोंच लगने से उसका पूरा शरीर घायल हो गया था, लेकिन उसे दर्द महसूस करने का भी समय नहीं था। उसके दिमाग में केवल विक्रम को बचाने का विचार था। दूर से आ रही गोलियों की आवाज अब शांत हो गई थी। एक अशुभ आशंका ने उसके दिल को जकड़ लिया। प्लीज प्लीज सुरक्षित रहना, वह मन ही मन दोहराते हुए और तेज भागी। वह कितनी देर तक दौड़ी होगी। अंत में वह एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंची और वहां उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। खुली जगह के बीच में विक्रम खड़ा था और उसके चारों ओर कई हमलावर घिरे हुए थे। कुछ बचे हुए हमलावर उस पर बंदूकें ताने हुए थे, लेकिन हमला करने से हिचकिचा रहे थे। विक्रम की हालत बहुत खराब थी। उसकी वर्दी फटी हुई थी और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। लेकिन वह गिरा नहीं था, बल्कि एक पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ा होकर दुश्मनों को घूर रहा था। उसके हाथ में अब कोई बंदूक नहीं थी। इसके बजाय एक खून से सना चाकू, जो शायद उसने किसी दुश्मन से छीना था, उसके हाथ में था। उसकी आंखें घायल शिकारी की तरह चमक रही थी। यह तो कोई राक्षस है, हमलावरों के नेता ने आश्चर्य और भय मिश्रित आवाज में कहा। उसने अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी जल्दबाजी में ट्रिगर नहीं दबा सका। वे विक्रम की आवाज से पूरी तरह से अभिभूत थे। तभी मीरा अंधेरे में से बाहर निकली। विक्रम! उसके आने से सब हैरान रह गए। विक्रम भी उसके अप्रत्याशित रूप को देखकर चौंक गया। तुम वापस क्यों आई? मैं तुम्हें अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। मीरा विक्रम की ओर दौड़ते हुए हमलावरों पर गोली चलाने लगी। उसके अचानक हमले से घबराए हमलावरों के बीच अफरा तफरी मच गई और विक्रम ने भी अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और हरकत में आया। उसने जमीन से उछलकर अपने सबसे करीबी दुश्मन की गर्दन चाकू से काट दी। उसकी हरकतें घायल होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक थीं। दोनों के संयुक्त हमले से स्थिति एक पल में पलट गई। विक्रम की जबरदस्त कंचन क्षमता और मीरा की सटीक निशानेबाजी के तालमेल से बचे हुए हमलावर बेबस होकर गिर पड़े। अंत में केवल हमलावरों का नेता अकेला रह गया। वह डर से पीछे हटता रहा और अंत में सब कुछ छोड़कर आत्मसमर्पण के प्रतीक के रूप में अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। स्थिति समाप्त होने के बाद अत्यधिक तनाव कम होते ही विक्रम का शरीर लड़खड़ा गया। मीरा ने जल्दी से दौड़कर उसके गिरते हुए शरीर को सहारा दिया। उसका शरीर आग की तरह गर्म था और उसकी वर्दी खून से गीली थी। होश में रहो विक्रम, प्लीज अपनी आंखें खोलो। मीरा रोते हुए उसके गाल थपथपाने लगी, लेकिन वह होश खो रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैंने कहा था वापस मत आना, यह कहकर वह पूरी तरह से बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गया। कुछ ही देर में सहायता के लिए अनुरोध किया गया। हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंच गया। मीरा, विक्रम और पकड़े गए नेता को तुरंत हेलीकॉप्टर में बेस ले जाया गया। विक्रम की हालत गंभीर थी। उसे कई गोलियां लगी थीं और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह सदमे में था। उसे तुरंत आपातकालीन सर्जरी कक्ष में ले जाया गया। मीरा ने सर्जरी कक्ष के बाहर गलियारे में पूरी रात जागकर बिताई। उसने अपनी खून से सनी वर्दी बदलने की भी नहीं सोची और वह बेसब्री से सर्जरी खत्म होने का इंतजार करती रही। उसके दिमाग में उसके साथ बिताए पल एक फिल्म की तरह घूम रहे थे। पहली मुलाकात के समय उसका अहंकार, उसकी जबरदस्त क्षमता के सामने उसका झुकना, पहाड़ों में साथ रहते हुए बना बंधन और उसे बचाने के लिए बिना किसी झिझक के खुद को आगे कर देना। उसे गहराई से एहसास हुआ कि वह उससे कितना प्यार करती है। से जुड़े की गहराई से कितना प्यार करती है एहसास हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसे जीवन भर अपराध बोध में जीना पड़ता। कई घंटों के तनावपूर्ण इंतजार के बाद अंत में सर्जरी कक्ष का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। मीरा अपनी जगह से उछलकर डॉक्टर के पास गई। मरीज कैसा है? डॉक्टर ने थके हुए चेहरे से अपना मास्क उतारते हुए कहा, यह एक चमत्कार है। गोलियां महत्वपूर्ण अंगों को बाल बाल बचाकर निकल गई। रक्तस्राव बहुत अधिक था और कुछ क्षण खतरनाक भी थे, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। अगर मरीज की मजबूत इच्छा शक्ति न होती तो उसका बचना मुश्किल था। डॉक्टर के शब्दों से मीरा के पैरों में जान नहीं रही और वह वहीं गिर पड़ी। राहत के गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह बच गया था। कुछ दिनों बाद विक्रम को होश आ गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने सबसे पहले मीरा को देखा।
जो उसका हाथ पकड़कर उसके पास सो रही थी। कुछ ही दिनों में उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसका दिल दुख गया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया। उसके स्पर्श से मीरा जाग गई और उसे जागा हुआ देखकर वह एक बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम बेवकूफ हो, वापस क्यों आई? विक्रम ने दबी आवाज में उसे डांटा। मीरा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर हाल में जीवित रहोगे। मैं उस वादे को निभाने के लिए वापस आई। तुम्हारे बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकती। उसकी इस ईमानदार स्वीकारोक्ति पर विक्रम अपनी भावनाओं को और नहीं छिपा सका। उसने उन सभी दीवारों को तोड़ दिया जो उसे उससे दूर रखे हुए थीं और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगाए रहे। जीवन और मृत्यु की सीमा को पार करके पुष्टि किया गया। उनका प्यार किसी भी शब्द से ज्यादा गर्म और सच्चा था। वे अब अलग अलग राष्ट्रीयता या पद के सैनिक नहीं थे। वे एक दूसरे के जीवन रक्षक, एक दूसरे की आत्मा के उद्धारक केवल एक व्यक्ति थे। अस्पताल के कमरे की खिड़की से गर्म धूप आ रही थी। एक लंबी अंधेरी रात खत्म हो रही थी और एक नई सुबह हो रही थी। विक्रम के ठीक होने के दौरान, संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान हुई वास्तविक झड़प की स्थिति ने दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच एक बड़ी हलचल मचा दी। पकड़े गए हमलावर की पहचान, जैसा कि अपेक्षित था, सीमा पार के एक आतंकवादी संगठन के एक विशेष एजेंट के रूप में हुई। उसने संयुक्त प्रशिक्षण की जानकारी चुराने और एक अमेरिकी अधिकारी का अपहरण करके राजनीतिक रूप से उसका उपयोग करने के अपने मिशन को स्वीकार किया। इस घटना के कारण प्रशिक्षण पूरी तरह से रोक दिया गया और दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इसके पीछे के नेटवर्क का पता लगाने और आगे की कार्रवाई पर चर्चा शुरू कर दी। विक्रम, मीरा और उनकी टीम के सदस्यों को दुश्मन के अचानक हमले को रोकने और अपने साथियों को बचाने के लिए नायकों के रूप में सराहा गया। विक्रम का अस्पताल का कमरा मीरा की समर्पित देखभाल के कारण हमेशा गर्मजोशी से भरा रहता था। वह प्रशिक्षण छोड़कर लगभग हर दिन उसके पास रहती थी। दोनों ने उन कई बातों पर चर्चा की जो वे पहले नहीं कर पाए थे। एक दूसरे का बचपन, सैनिक बनने का कारण और भविष्य के सपने। एक दूसरे को जितना अधिक जानते गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत अलग अलग परिवेश में पले बड़े थे, लेकिन उनके भीतर एक ही तरह की तन्हाई और जुनून था। विक्रम के घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहे थे, लेकिन जैसे उसके शरीर पर निशान रह गए थे, वैसे ही उसके मन में भी गहरे घाव थे। उसे इस बात का अपराध बोध था कि उसके कारण उसके साथी खतरे में पड़ गए और मीरा भी लगभग मारी गई थी। मेरी वजह से सब खतरे में थे, एक रात उसने खुद को दोषी ठहराते हुए कहा। मीरा ने उसका हाथ गर्मजोशी से पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी वजह से सब बच गए। तुम हमारे हीरो हो। हीरो? मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पहली बार डर लगा। मुझे खुद के घायल होने से नहीं, बल्कि तुम्हें खोने का डर था। उसने पहली बार उसके सामने अपनी कमजोरी स्वीकार की। उसकी इस स्वीकारोक्ति से मीरा का दिल भर आया। वह उसकी बाहों में लिपटकर फुसफुसाई, मेरा भी यही हाल था। जब तुम गिरे तो मुझे लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई। विक्रम, मैं अब तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। दोनों ने एक दूसरे के घावों को सहलाते हुए अपने प्यार को और भी गहरा किया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। संयुक्त प्रशिक्षण के अचानक समाप्त होने के कारण मार्कोस इकाई की वापसी की तारीख तय हो गई थी। मीरा को भी अपने देश वापस जाना था। उनके पास अब बहुत कम समय बचा था। विदाई का दिन जैसे जैसे करीब आता गया, दोनों के बीच एक उदासी और एक बेचैन खामोशी छा गई। वे एक दूसरे के भविष्य के बारे में आसानी से बात नहीं कर पा रहे थे। विक्रम एक गुप्त मिशन पर काम करने वाला एनएसजी कमांडो था और मीरा मार्कोस में एक होनहार अधिकारी थी। उनके लिए एक साथ भविष्य की कल्पना करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। मीरा के जाने से एक रात पहले दोनों उसी प्रशिक्षण क्षेत्र में गए जहां वे पहली बार मिले थे, वही जगह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे का सामना किया था और अपने गौरव के लिए लड़े थे। रात के तारों के नीचे दोनों चुपचाप साथ साथ चले। तुम्हें जाना है ना? विक्रम ने पहले चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज शांत थी लेकिन थोड़ी कांप रही थी। मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। आदेश है, एक सैनिक को आदेश का पालन करना होता है। क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? उसके सवाल का मीरा जवाब नहीं दे सकी। वह जानती थी कि एक अनिश्चित वादा एक दूसरे को और भी अधिक दुख देगा। इसके बजाय वह उसके सामने आई, उसकी गर्दन में बाहें डाली और उसे गहराई से चूमा। यह एक ऐसा चुंबन था जिसमें विदाई का दुख और अब तक न कहा गया सारा प्यार था। कुछ देर बाद जब उसने अपने होंठ हटाए तो उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें मुझे भूलने के लिए भी नहीं कहूंगी। बस एक बात याद रखना कि दुनिया में कहीं एक ऐसी महिला है जो तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करती है और मैं तुम्हें जीवन भर अपने दिल में एक नायक के रूप में याद रखूंगी। उसने अपनी गर्दन में पहनी हुई अपनी पहचान पत्र डॉग टैग की चेन उतारी और उसके हाथ में दे दी। एक सैनिक के लिए पहचान पत्र उसकी जान के बराबर होता है।
इसका मतलब था कि वो अपना सब कुछ उसे सौंप रही है। विक्रम ने भी अपनी पहचान पत्र की चेन उतारी और उसकी गर्दन में पहना दी। ठंडी धातु का स्पर्श उसके दिल पर महसूस हुआ। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम दुनिया में कहीं भी हो, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह मार्कोस इकाई के प्रस्थान के हवाई अड्डे पर मीरा अपने साथियों से विदा ले रही थी। वह एक शांत चेहरा बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार किसी को ढूंढ रही थी। लेकिन विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो उसे विदा करने नहीं आया था। निराशा के आंसू उसकी आंखों में आ गए, लेकिन वह उसके मन को समझ सकती थी। विदाई के क्षण का सामना करना दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता। अंत में परिवहन विमान का दरवाजा बंद हो गया और धीरे धीरे उड़ान भरने लगा। मीरा खिड़की से भारत के छोटे होते दृश्यों को देखते हुए चुपचाप रो रही थी। जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। हवाई पट्टी से दूर एक पहाड़ी पर एक सैन्य जीप खड़ी थी और उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जो उड़ान भरते विमान को सलामी दे रहा था। वह विक्रम था। वह आखिरी पल तक उसे देख रहा था। मीरा ने अपना माथा खिड़की से टिका दिया और जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया, तब तक उसे देखती रही। उसकी आखिरी सलामी उसे एक अनकहा वादा लग रही थी कि वे किसी दिन कहीं ना कहीं फिर जरूर मिलेंगे। विमान बादलों के ऊपर चढ़ गया। जमीन पर अकेला खड़ा विक्रम और आसमान में उसे देखती मीरा। उनके शरीर बहुत दूर थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के पहचान पत्र से मजबूती से जुड़े हुए थे। उनका प्यार अभी अभी शुरू हुआ था। भले ही उन्हें अभी अलग होना पड़ा, लेकिन दोनों के दिलों में एक मजबूत विश्वास था कि भाग्य उन्हें फिर से मिलाएगा। युद्ध के मैदान में खिला उनका प्यार किसी भी चुनौती के सामने कभी नहीं मुरझाएगा।